ब्रह्मांड में अव्यवस्था बहुत अधिक है। अधिकांश ब्रह्मांड निर्जीव है और अव्यवस्था में झूल रहा है। भगवान शिव के डमरू की ताल पर ब्रह्मांड में अधिकांश जगहों पर हर समय तांडव हो रहा होता है। यह तो धरती माँ का दुलार है, जिसके कारण से हम मनुष्य और धरती पर उत्पन्न हुए बाकी जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। पर यह भी सच है कि ज़रूरत से अधिक सुरक्षा हमें कमज़ोर बना देती है। इसीलिए भगवान हमें अनेक मौके देते हैं कि हम मुश्किलों का सामना करके शक्तिशाली बन सकें। हो सकता है विश्व युद्ध भी ऐसी ही एक मुश्किल है, जिसको पार करने से मनुष्य और शक्तिशाली बन सकेगा। या फिर विश्व युद्ध एक प्रतियोगिता है और इसे जीतने वाले को पूरी दुनिया पर राज करने का अवसर प्रदान होता है। क्योंकि जैसे बिना थरथराती ठंड के धूप भी सुहानी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना युद्ध के शांति का कोई अर्थ नहीं है। नमस्ते। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, मनुष्य ने युद्ध करना कभी नहीं छोड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी कोरिया युद्ध, कभी वियतनाम युद्ध और कभी कोल्ड वॉर के रूप में युद्ध हमेशा होते ही रहे हैं। युद्ध बुरा है, ये तो सभी मानते हैं, पर दुनिया की कोई भी ताकत ज़्यादा समय तक बिना युद्ध किए टिक नहीं सकती। और आज हम सभी इस कगार पर हैं कि एक महाविश्व युद्ध एक संभवता नहीं है, एक निश्चितता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, अमेरिका के एक बहुत जाने माने इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है रे डालियो। रे डालियो ने एक बहुत ही दिलचस्प लिखित पेश किया है। रे ऐसा मानते हैं कि मानव जाति कुछ चक्रों के भांति आगे बढ़ती है। हर नए चक्र की शुरुआत तभी होती है जब उसके पहले वाले चक्र का अंतिम समय चल रहा होता है, और ये चक्र लगभग 50 से 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। रे डालियो का ऐसा मानना है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूके का चक्र खत्म हो गया था और यूएस का चक्र शुरू हो गया था, वैसे ही अब यूएस का चक्र अपनी अंतिम कड़ी में प्रवेश कर चुका है। जब भी एक चक्र खत्म होता है और दूसरा चक्र शुरू होता है, तो ये समय बहुत नाजुक होता है और इस समय में युद्ध होके ही रहता है। और आज हम सब ऐसे ही कगार पर खड़े हैं जब यूएस का चक्र खत्म होता हुआ दिख रहा है और उसकी जगह लेने के लिए एक नए चक्र की शुरुआत होती हुई दिख रही है। इस नए चक्र का आगमन और इसकी स्थापना बिना युद्ध के संभव नहीं है। पर यह नया चक्र किस रूप में आएगा? क्या चीन यूएस की जगह लेगा विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में, या फिर कोई और देश? पर भविष्य का अंदाज़ा लगाने से पहले आइए ज़रा ये जान लेते हैं कि वर्तमान में दुनिया की क्या स्थिति है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अपनी सेना भेजकर युद्ध की शुरुआत की, जिसके जवाब में यूएस ने यूक्रेन में हथियार भेजना शुरू कर दिया। यह युद्ध असली में रूस और यूएस के बीच में चल रहा है, जिसमें यूक्रेन बस रणभूमि है। इस युद्ध का कोई अंत होता नहीं दिख रहा है, पर यह जितना लंबा खिंचता जाएगा उतना ही
रूस के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब तक नेटो या फिर यूएस युद्ध में नहीं शामिल होंगे तब तक रूस के पास कई गुना ज़्यादा जवान और हथियार रहेंगे, जिनके बलबूते पर रूस यह युद्ध बहुत ही लंबे समय तक चलने दे सकता है। 1985 से ईरान और इजराइल के बीच में अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध चलता ही आ रहा है, कभी लेबनान युद्ध के रूप में, कभी सीरिया युद्ध के रूप में, जिसमें ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियार भी भिजवाता है। इजराइल इस कोशिश में लगा हुआ है कि ईरान को परमाणु हथियार ना बनाने दे, क्योंकि ये बात साफ है कि परमाणु हथियार से ईरान छूटते के साथ ही इजराइल पर ही हमला करेगा। हमास, जिसका समर्थन ईरान करता है, 2023 में उसी हमास ने इजराइल पर बहुत ही भयानक आतंकवादी हमला किया, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास पर बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रतिशोध किया। हमास फ़िलिस्तीन में सक्रिय है और इस युद्ध में अनेक इजरायली और फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। यह युद्ध रूस यूक्रेन युद्ध से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। हमास ने कई यहूदी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और फिर यहूदियों के प्रतिशोध से बचने के लिए अपनी मिसाइलों को अस्पतालों और विद्यालयों के आसपास छुपा दिया, ताकि वह यह बोल सकें कि इजराइल जानबूझकर अस्पतालों और विद्यालयों पर आक्रमण कर रहा है। इस भयानक परिस्थिति में मासूम यहूदी और फ़िलिस्तीनी ही सबसे अधिक भुगत रहे हैं। उन्नीस में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन की मुख्य भूमि पर अपना राज स्थापित किया। यह सीसीपी ने लंबे समय से चले आ रहे गृह युद्ध को जीत कर किया, जिसमें अमेरिका के प्यादों की बनाई रिपब्लिक ऑफ चाइना को हराकर सीसीपी ने आरओसी को मुख्य भूमि से बाहर भगा दिया और फिर आरओसी ताइवान में जाकर अपना राज चलाने लगी। पर सीसीपी और आरओसी दोनों ही खुद को चीन कहते हैं और यही आज भी चल रहा है। सीसीपी चीन के साथ साथ ताइवान को भी अपना हिस्सा मानती है और आरओसी आज भी पूरे चीन में प्रजातंत्र लाना चाहता है। पर 1990 के बाद चीन बहुत तेज़ी से विकसित हुआ और साथ साथ ताकतवर भी। इसी दौरान कंप्यूटर के आविष्कार के बाद ताइवान भी विश्व व्यापार का एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि ताइवान में दुनिया के सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, जिनकी ज़रूरत सभी देशों को पड़ती है, खासकर चीन और अमेरिका। अमेरिका ने पहले तो ताइवान का समर्थन किया और जब चीन ने अमेरिका की कंपनियों के लिए उत्पादन शुरू किया तो अमेरिका ने एक नई नीति अपनाई, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, जिसका साधारण भाषा में मतलब है अपना काम बनता, भाड़ में जाए चीन और ताइवान की जनता। अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए चीन और ताइवान दोनों के साथ व्यापार करने लगा। आज अमेरिका ये बात समझ चुका है कि आज नहीं तो कल चीन ताइवान पर आक्रमण ज़रूर करेगा। इसीलिए अमेरिका TSMC जैसी महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी को ताइवान से निकालकर अमेरिका लेकर जा रहा है। चीन और ताइवान का युद्ध निश्चित है और जब वो शुरू होगा तो भारत को भी ताइवान की मदद करनी पड़ेगी। पर ऐसा क्यों? 1947 में पाकिस्तान ने कई ट्रकों में भरकर अफ़गानी आतंकवादी कश्मीर में भेजे। रातों रात जंग शुरू हो गई और कश्मीर के राजा हरी सिंह ने सरदार वल्लभ भाई से मदद मांगी। राजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत के हवाले कर दिया
और सरदार वल्लभ भाई ने कश्मीर के बचाव के लिए भारतीय सेना को कश्मीर में भेजा। खूब लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने आतंकवादियों को पछाड़ दिया और अगर वल्लभ भाई को नेहरू ने तब रोका नहीं होता तो आज पूरा कश्मीर भारत में होता। पर नेहरू ने कश्मीर का मसला यूएन में भेज दिया, जिससे कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बनकर रह गया, जो आज भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। इस स्थिति से एक बात तो साफ पहचानी जा सकती है कि यूएन किसी काम का नहीं है और उसका समय अब खत्म हो चुका है। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने भी यही बात कही थी। हम सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से ही दुश्मन रहे हैं। भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुए दंगों की बात करें या फिर 1965 की लड़ाई की, 1971 में हुई बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई की बात करें या फिर 1999 में हुई लड़ाई की, ये बात तो साफ है कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई तब तक होती रहेगी जब तक पाकिस्तान ख़त्म नहीं हो जाता। पाकिस्तान की हालत आज इतनी ख़राब है कि वहाँ पर लोगों के पास गैस सिलेंडर और आटा खरीदने के पैसे नहीं हैं। जब से मोदी जी ने भारत में नोटबंदी की है तब से ही लगता है पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान अभी कमज़ोर है, पर जैसे 1990 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन मिलता था, वैसे ही आज पाकिस्तान को चीन का समर्थन मिलता है। हाल ही में भारत ने 370 को रद्द करके कश्मीर को भारत में जोड़ लिया था। तब चीन और पाकिस्तान दोनों ने बहुत शोर मचाया था और कहा था कि भारत के उच्च न्यायालय के फैसले को वो गैर कानूनी मानते हैं। भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले सभी युद्ध वास्तविकता में भारत और चीन के बीच में लड़े जाएंगे। चीन वैसे ही भारत से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश छीनना चाहता है, तो ये बात साफ है कि भारत का अगला बड़ा युद्ध 3 या फिर 3 से ज़्यादा क्षेत्रों में ही लड़ा जाएगा। ऊपर से भारत की नौसेना को भी तैयार रहना पड़ेगा भारतीय महासागर में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए, ताकि भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसी वजह से भारत ताइवान की मदद करेगा ताकि भारत ताइवान के ज़रिए चीन पर दबाव डाल सके। पर क्या ये काफ़ी होगा? भविष्य में होने वाले महाविश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा? अगले भाग में हम इन सभी बातों पर विचार करेंगे। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है यूएस का समय ख़त्म हो चुका है? और क्या चीन यूएस की जगह ले सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? कृपया कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए। नमस्ते।